स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बता दूं कि आज से जो है हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए भी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। और आज जो है पहला दिन है जहां हम शुरू करेंगे और हमने एक ब्यूटीफुल तरीका अपनाया है इसके लिए, और वो है माइंड मैपिंग, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक जो है अपना रिटेन कर सकें इन फैक्ट्स को, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली हम इसी तरह टॉपिक्स को कवर करेंगे माइंड मैपिंग के थ्रू। आइए शुरुआत करते हैं और सपोर्ट कीजिए इस इनिशिएटिव को, अगर आपको अच्छा लगे तो, या फिर इसमें कुछ सजेशन दे सकें तो वो भी दीजिए। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बाथुकम्मा फेस्टिवल को लेके। जो है इसका कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने जो है ऑर्गेनाइज़ किया है बाथुकम्मा फेस्टिवल कर्तव्य पथ पे, या फिर ये कह लीजिए कि राजपथ पे। राजपथ का नाम आप जानते हैं कि कर्तव्य पथ हो चुका है, तो उसी के बारे में है ये। और ये इम्पॉर्टेंट है आपका पेपर 1 के लिए, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। बाथुकम्मा फेस्टिवल, देखिए बाथुकम्मा जो फेस्टिवल है इसका जो मतलब बनता है वो बनता है मदर गॉडेस कम अलाइव। और इसका मतलब क्या है मदर गॉडेस कम अलाइव का? ऐसी एक मान्यता है बाथुकम्मा फेस्टिवल को कि इस दिन जो है माँ दुर्गा धरती पर जो है अपना एक बार ज़रूर आती है। कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पे आती है माँ दुर्गा, या जिसको जो है कई अलग जगहों पे माँ गौरी भी कहा जाता है, और उनकी पूजा भी होती है। और इसीलिए इस दिन को कहा जाता है महालया अमावस्या, ठीक है। और ये दिन हमेशा जो है आपका ओवरलैप करता है नवरात्रि फेस्टिवल्स के साथ, हर बार ये होता है यहाँ पे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना एक पार्ट है आपका, आप जानते हैं, एक स्टेट है इंडिया के अंदर। अदर देन दिस आप जानते हैं कि ये हमेशा ओवरलैप करेगा। जैसे नॉर्थ में जो है नवरात्रि फेस्टिवल मनाया जाता है, वैसे ही तेलंगाना में जो है बाथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये हमेशा ओवरलैप करेगा नवरात्रि के साथ। और जो फाइनल डे होता है बाथुकम्मा फेस्टिवल का, उसको बोला जाता है पेड़ा, या फिर दूसरे उसमें बोला जाता है इसको सादुल्ला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सादुल्ला बाथुकम्मा, ठीक है। दोनों ही बोला जाता है इसको, जो लास्ट डे होता है। और ये लास्ट डे जो आता है वो हमेशा दशहरा से 2 दिन पहले आता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह के नवरात्रे हैं जो कि तेलंगाना में मनाए जाते हैं, बस नाम उनका अलग बन जाता है, इसलिए ये कुछ डिफरेंट लग रहे हैं आपको। वहीं इस दिन क्या होता है कि मेन और वुमेन सभी लोग जो है पार्टिसिपेशन करते हैं इसमें। खासकर एक्जॉटिक फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है इसमें पूरे का पूरा। और वुमेन क्या करती हैं, वो बाथुकम्मास बनाती हैं, छोटे छोटे फूलों के गुच्छे बनाती हैं, और बाद में जो है उनको पानी में इमर्स कर देती हैं, मतलब पानी में उनको बहा देती हैं। इसके अलावा मेन भी अच्छा काम करते हैं इसमें, ऐसा ही वो क्या करते हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ स्पेशल फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर्स के नाम हैं गुनूका और तंगेडू। ये आपको एग्ज़ाम में याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ डिटेल के लिए बता रहा हूँ। जो एग्ज़ामिनेशन में आपको चाहिए वो मैंने इस माइंड मैपिंग में डाल दिया है। गुनुकू और तंगेडू ये ऐसे कुछ फ्लावर्स हैं जिनको इस्तेमाल करके वो जो है वो भी कुछ बाथुकम्मास बनाते हैं, यानी कि छोटे छोटे फूलों के गुच्छे बनाते हैं। और इस दिन जो है एक मीठा बनाया जाता है जो बहुत ही फेमस है। उस मीठे को बोलते हैं खीर के रूप में, आप समझ लीजिए उसको, जिसे शेयर किया जाता है परिवार में या अपने यार दोस्तों के बीच में, उसे बोलते हैं मलीदा। तो ये है आपका बाथुकम्मा फेस्टिवल, जिसको आपका मनाया जाता है नवरात्रि की तरह। और अभी जो है आपका गवर्नमेंट ने उसको कर्तव्य पथ पे मनाने की बात कही है। तो अगली है आपका एक्सरसाइज ककाड़ू। ये कंटेक्स्ट आया है इसका कि इंडिया में जो है एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी का, वो पार्टिसिपेट करेगा इस मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज ककाड़ू 2022 में। और ये 2022 की जो ककाड़ू एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करेगा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। एक्सरसाइज ककाड़ू जो है ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी 1993 में, और ये एक मल्टीलैटरल मैरीटाइम इंगेजमेंट एक्सरसाइज है। मतलब यहाँ बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पानी के उस पर जो है एक्सरसाइज करते हैं अपनी मैरीटाइम या फिर नेवी वगैरह सब जगह मिलकर। और इस साल की जो इस एक्सरसाइज की थीम थी वो थी पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। आप जानते हैं कि ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि इसीलिए बनाई गई है ताकि सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इंगेज हो सकें एक इंटीग्रेटेड तरीके से, और सब मल्टीनेशनल जो है मिलकर एक पानी के जरिए जो इम्पोर्टेंट मिशंस हैं उनको जो है आपका अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकें। और ये 14 दिन तक चलती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि 2 वीक लंबी है। इसको हर साल कंडक्ट करता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है इसको कंडक्ट करती है।
और इसके अलावा इस पे जो क्रू पे जो मेंबर्स होते हैं वो इंगेज होते हैं दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में और दूसरे इंपॉर्टेंट गेम्स भी खेलते हैं, ताकि उनका आपस में जो है एक तरह का एक अच्छा रिलेशन बन जाए। वहीं ये जो एक्सरसाइज ककाडू है, इसका जो नाम है वो आया है ककाडू नेशनल पार्क से, जो एक पार्क है ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में। तो यही है आपका ककाडू एक्सरसाइज। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो रेगुलर बेसिस पे होती हैं, जैसे ऑस इंडेक्स। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ ऑस इंडेक्स। और दूसरी जो एक्सरसाइज जो इम्पॉर्टेंट है वो है पिच ब्लैक। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एक्सरसाइज जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है वो है एक्सरसाइज मालाबार। एक मिनट, एक्सरसाइज मालाबार क्यों नहीं चल रहा है ये? ठीक है, ये शायद काम नहीं कर रहा है। अभी मैं लिख देता हूँ इसको। एक्सरसाइज मालाबार है जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मालाबार। ये तीनों एक्सरसाइज हैं, ये तीनों ही एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में। अगला है आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल। ये एक नया टॉपिक है जिसका कंटेक्स्ट ये है कि डीआरडीओ ने जो है 2 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट की हैं शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के अभी रिसेंटली। तो जो ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको शॉर्ट में जो है वी-शोराइड्स मैंने लिखा है। और क्या है ये वो बता देता हूँ। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आप सोचेंगे कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। आप सभी ने जो है बॉलीवुड में या फिर कुछ आजकल हिंदी मूवीज़ भी देखी होंगी, वहाँ पर जो हीरो होते हैं वो एक बड़ी सी तोप अपने कंधे पे रख के ले जा रहे होते हैं और वो वहाँ से चलाते हैं मिसाइल टाइप, तो पूरी की पूरी कार या पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। उसी मिसाइल या उसी सिस्टम को कहते हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। और इसको जो है इंडिया जैसे डिज़ाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ ने। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो है कि मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स है इसके अंदर। अब आपको लगेगा कि ये क्या है, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स या फिर ये रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम। देखिए, रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट प्रोवाइड करता है जब वहाँ इसको चलाया जाता है। वहीं जो ये इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स है, इसका मेनली यूज़ यही है कि इसकी वजह से एक ऑप्टिमम यूज़ होता है पावर का इसके अंदर। तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है और ये ऑप्टिमम तरीके से उसकी पावर कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे है आपका कि ये किस लिए यूज़ होता है। ये न्यूट्रलाइज़ करता है लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो आसपास छोटे मोटे हेलीकॉप्टर्स होते हैं या ड्रोन या फिर इस तरह के कोई हवाई जहाज़, अगर उन्हें लगता है कि ये दुश्मन के हैं या कोई दूसरे लोग हैं जो हमारी टेरिटरी में घुस रहे हैं, तो उन्हें उड़ाने के लिए ये यूज़ होता है। इसलिए लो अल्टीट्यूड लेवल पे ही यूज़ होता है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। फर्दर इसका जो फीचर है वो है प्रोपेल्ड बाय अ डुअल थ्रोस्ट सॉलिड मोटर। मतलब इसके अंदर जो है 2 दोहरी सॉलिड मोटर लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 तरह के वो लगे हुए हैं फ्यूल, एक जो आगे की तरफ फ्यूल होता है और दूसरा जो है पीछे की तरफ होता है। जो आगे की तरफ फ्यूल होता है वो बहुत तेज़ी से जलता है, जबकि जो पीछे की तरफ फ्यूल होता है वो जो है थोड़ा स्लोली जलता है। जो तेज़ी से जलता है आगे की तरफ फ्यूल वो एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये तेज़ी से बाहर निकल सके। वहीं जो पीछे की तरफ जो फ्यूल होता है वो इसको सस्टेन करता है ताकि ये लॉन्ग टर्म तक जो है आपका आगे इसी तरह से आगे मूव कर सके। बस इसका यही फ़ायदा है और यही मतलब है इस डुअल फ्यूल का। और इसको कहते हैं सोल्जर्स लाइन लास्ट डिफेंस अगेंस्ट एनिमी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि छोटे सोल्जर्स जो सिपाही होते हैं वो कंधे पे लेके ही इसे घूमते हैं, तो ये उनके लिए जो है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। मतलब इसका जो है अंतिम इस्तेमाल करते हैं वो, ऐसा नहीं है कि पहली बार में इसका इस्तेमाल करेंगे। वार्निंग्स देंगे पहले एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स को, और अगर वो नहीं रुकेंगे तो बाद में जो है वो चला देंगे इसे। तो ये है इसका अगला टॉपिक है आपका यूएपीए ट्रिब्यूनल। और यूएपीए ट्रिब्यूनल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसका आपने बार बार नाम सुना होगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को डिक्लेयर कर दिया है अनलॉफुल एसोसिएशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और अब ये जो केस है आपका ये यूएपीए ट्रिब्यूनल में चला गया है। इस यूएपीए लॉ के अकॉर्डिंग ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अनलॉफुल डिक्लेयर कर देती है सरकार, तो फिर वो मामला जो है यूएपीए ट्रिब्यूनल में जाएगा, किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगा। और यूएपीए ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा
पूरे तरीके से कि ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इलीगल है या नहीं है। तो बस उसी के बारे में बताया गया है कि क्या है यूएपीए ट्रिब्यूनल। देखिए जो यूएपीए ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल नाम की है, इसमें सिर्फ एक ही हाई कोर्ट का जज होता है, एक ही जज होता है और वो जो है हाई कोर्ट का जज है, और उसको जो है गवर्नमेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है, उसे बिठा रखा है। प्रोविज़न इसका ये है कि किसी को भी अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं अनलॉफुल, तो वो तब तक जो है अनलॉफुल नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका फाइनली जो है ट्रिब्यूनल उसके ऊपर मोहर नहीं लगा देगा। इसके फाइनल डिसीजन को कन्फर्मेशन जो है ट्रिब्यूनल ही करेगा, और गवर्नमेंट के ऑर्डर से कुछ नहीं होता है। तो इसमें यही है कि ट्रिब्यूनल जो है एंडोर्स भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। तो अब क्या है, अब पीएफआई को डिक्लेयर कर दिया है अनलॉफुल। अब नोटिफिकेशन अगले 30 दिन के अंदर जो है, अगले 30 दिन के अंदर विदिन 30 डेज ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। उसके बाद जो है अगले 30 दिन के अंदर एक शो कोज नोटिस जो है वो इशू करेंगे पीएफआई को। वो 30 दिन के अंदर नोटिस इशू करेंगे और वो पूछेंगे कि हम जो है आपको, अगर आपको कोई अपनी तरफ से कोई डिफेंस रखना है तो आप रख सकते हैं, और क्यों हम आपको डिक्लेयर ना करें अनलॉफुल। तो फिर वो जो भी अपनी पिटीशन लेके आएंगे उसमें फिर इंक्वायरी होगी, इस इंक्वायरी को होल्ड किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा इस मैटर को अगले 6 मंथ्स के अंदर अंदर। और ट्रिब्यूनल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि केवल एक ही जज है, और इस एक ही जज को जो है कोई हाई कोर्ट या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट नहीं करती है, इसको अपॉइंट करती है सिर्फ सेंटर। तो सेंटर ही अपॉइंट कर रही है इस जज को। तो ऑब्वियसली आप जान सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है उस तरह की वो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है हमारे यहाँ से कि भाई बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल तरीके से ये काम कर पाएंगे। वही सेंटर जो है इनको ट्रिब्यूनल स्टाफ प्रोवाइड करता है, और कोई भी एक्सपेंसेस जो इस ट्रिब्यूनल को लेके होंगे तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आपका पैसा उसमें खर्च किया जाएगा। वहीं इस ट्रिब्यूनल के पास पावर है अपने ही प्रोसीजर को रेगुलेट करने की, और इंक्लूडिंग द प्लेसेस के कहाँ उसे जो है मीटिंग करनी है। मतलब उसे ये परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सेंटर या पार्लियामेंट से कि किस जगह पे जो है उसे अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो करनी है। वहीं अपने प्रोसीजर को भी वो खुद से रेगुलेट कर सकती है, मतलब कि कैसे उसको विटनेस बुलाने हैं, कैसे उसको जो है पूरा का पूरा इंक्वायरी होल्ड करानी है, ये सब जो है वो खुद से रेगुलेट कर सकती है। मतलब यूपी ट्रिब्यूनल के पास जो पावर हैं वो सिविल कोर्ट की पावर हैं, वो क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं है। जैसे दूसरी सभी कोर्ट्स को भी, जैसे दूसरी सभी ट्रिब्यूनल्स को भी सिविल कोर्ट की ही पावर होती है, ऐसे ही यूएपीए को भी जो है सिविल कोर्ट की ही पावर्स हैं। मतलब ओवरऑल जो इनका काम है, ये समन कर सकते हैं किसी भी विटनेस को, और कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए एज एविडेंस। इसके अलावा जो है किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को वो मंगवा सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ ऑफिस में, और किसी भी कमीशन को जो है वो इशू कर सकते हैं नोटिस कि वो विटनेस के रूप में वहाँ आए, या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं वो करें। तो उस तरह की प्रोसीडिंग्स जो हैं ये ट्रिब्यूनल पूरी की पूरी कंडक्ट करेगा। वहीं आगे चल के जो नेक्स्ट इशू है वो है आपका ये बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, और इसका कंटेक्स्ट ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ बुद्धिस्ट केव्स को डिस्कवर किया है इस बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। और इससे पहले भी जो है बहुत सारे, आपको मैं बता दूं कि एंशंट आर्टिफैक्ट्स जो हैं यहाँ से डिस्कवर किए जा चुके हैं। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पिछले कुछ 10-15 सालों से जो है कुछ ना कुछ जो है एंशंट से रिलेटेड, एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड निकल के आ ही रहा है। चाहे कितनी भी एक्सकैवेशन करें, कुछ ना कुछ हर साल निकल के आ जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सबसे जो ओल्डेस्ट पेंटिंग्स थी भीमबेटका पेंटिंग्स, वो भी यहीं कहीं इसके आसपास ही निकली थी, भीमबेटका। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा वरहा स्टैचू था एक। वरहा क्या है, लॉर्ड कृष्णा ने जो है आपका, लॉर्ड विष्णु ने जो है अवतार लिया था एक बार धरती पे, वरहा अवतार बोलते हैं उसे। उसका वरहा मोनोलिथिक स्टैचू जो है एक बहुत बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू था जो कि इस ही जगह से मिला था। तो यहाँ पे जो है ये इम्पॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से, आर्ट और कल्चर के भी और आपके एनवायरनमेंट के उससे भी। आज इसको एनवायरनमेंट की तरफ से देख लेते हैं थोड़ा सा, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है क्या। देखिए जो बंधवगढ़ नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और इसको जो है नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था 1968 में, और उसके बाद ये 1993 में जो है टाइगर रिजर्व बन गया। इस पार्क का नाम जो है मैं बता दूं कि बंधवगढ़ क्यों है, क्योंकि बंधवगढ़ का मतलब है ये बंधव का मतलब होता है ब्रदर, और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट। ठीक है,
तो ऐसी एक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने जो है लक्ष्मण को कहा था कि यहाँ जो है एक हिल है, उस हिल के ऊपर तुम जाके खड़े हो जाओ और वहाँ से जो है पहरा दो लंका की तरफ, कि लंका की तरफ से जो है कोई आ तो नहीं रहा। तो इसीलिए जो है इसको बंधवगढ़ कहा जाता है। और इसमें जो है एक अंदर फोर्ट है, उस फोर्ट को बिल्ड किया था गौंड डायनेस्टी ने। तो ऑल्दो यही है इसका जो अलग है, बाकी जो चीज़ें हैं इसमें वो ये हैं कि ये 3 मेन जोन्स में डिवाइड हुआ पड़ा है। आप सभी को पता है कि कोई भी नेशनल पार्क जो होता है उसकी 3 चीज़ें होती हैं। उसके अंदर कोर होता है, पेरीफेरी होती है और बफर होता है। बफर होता है, कोर होती है, पेरीफेरी होती है। तो जो इसका कोर पार्ट है, उस कोर पार्ट में जो है 3 चीज़ें आती हैं, वो है ताला, मगधी एंड खितौल। ये देखेंगे आप अगर फिगर में, तो ये ताला है, ये मगधी है और ये खितौल है, खितौली। तो ये जो 3 पार्ट हैं ये हैं इसके कोर पार्ट। ये कोर पार्ट मतलब यहाँ ये रिचेस्ट जोन है बायोडाइवर्सिटी का और अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, चाहे वो टाइगर साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो या फिर दूसरी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट अट्रैक्शन है इस पूरे के पूरे पार्क की, वो है बंगाल टाइगर। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको कि बंगाल टाइगर के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा दूसरी सारी स्पीशीज़ भी यहाँ पाई जाती हैं, जैसे गौर हो, इंडियन बिसन हो। इसके अलावा बार्किंग डियर लिख देता हूँ मैं। और इसके अलावा छोटे मोटे आप जानते हैं कि लंगूर, एशियाटिक जैकल, स्लॉथ बियर, चौसिंगा, नीलगाय, चिंकारा, ये सब तो यहाँ पे मिलते ही रहते हैं। मेनली जो अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है इसमें वो बंगाल टाइगर है या फिर आपका बार्किंग डियर। इसके अलावा जो इसकी वेजिटेशन की बात करूँ अगर मैं, तो वेजिटेशन में जो है आपका ये बंगाल टाइगर यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने। और जो वेजिटेशन की बात है इसके अंदर, वैसे तो इसके अंदर आपको मैं टोटल बताऊँ तो ट्रॉपिकल, इन केस अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लिखिए कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इनके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है टॉल ग्रासलैंड्स भी हैं, थिक फॉरेस्ट भी है और साल का जो वो है, साल का फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा है इसके अंदर। तो यही है आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हमने कवर किया है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ऑफ पॉइंट्स, वो हमने जो है इसमें माइंड मैपिंग में लिखे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आपको दी गई है, ऑल्दो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी है वो लर्निंग के लिए दी है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो यही था आज का एनालिसिस, और इसी तरह के रोज़ एनालिसिस देखने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।